नमस्कार, द न्यूज ओशन के इस न्यूज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने चैनल को एक वीडियो भी नहीं गई है, लेकिन हमारे पास लगभग 7,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर जो हमारा इंतजार कर रहे हैं इस पहले वीडियो का। और आज आपके सामने द न्यूज ओशन केवल न्यूज चैनल नहीं है, आरएनआई में रजिस्टर्ड प्रतिष्ठित पत्रिका जो हर मंथ आपके घर पर आपके यहां पहुंचेगी। तो ये पत्रिका द न्यूज ओशन को आज से, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यहां पर मिलेंगी आपके जिले की, आपके हर शहर की खबरें और करंट अफेयर से लेकर के, क्योंकि जो स्टूडेंट छात्र तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी से लेकर किसी भी सरकारी एग्जाम की, उनके लिए ये बेहद ही जरूरी होने वाला है। ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म द न्यूज ओशन का, ओनली यूपीएससी, ओनली न्यूज ग्रुप का ये सबसे बड़ा जो मैगजीन है, ये तथ्य पर आधारित होगी और ना सरकार के पक्ष की ना जनता के पक्ष की बात होगी, सच्चाई की, देश की जनता की, 132 करोड़ देशवासियों की और हिंदुस्तान की शान की। चलिए अब हम लिए चलते हैं आपको सीधे तौर पर पहला जो वीडियो आ रही है आपके लिए, स्पेशल वीडियो, जो कि अब आपके साथ जो सर लोग बैठे हैं, जो यहाँ पे अंकित बैठे हुए हैं और अमरीश जी बैठे हुए हैं, ये लोग आपको बताएंगे। ये क्लास नहीं, ये खबरों का एक तरह से संग्रह है। द न्यूज ओशन, आपको समझ में आ रहा होगा, खबरों का समंदर, खबरों का संग्रह जो आपके सामने आने जा रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द न्यूज ओशियन में। मैं हूं अंकित मिश्रा, हमारे साथ हैं अमरीश। और आज आप लोगों से हम बात करने वाले हैं जिस विषय पे, वो है D10 पे हम बात करेंगे। अमरीश जी हमारे साथ हैं, वो यूपीएससी वाले छात्रों को पढ़ाते हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारी जानकारी इससे मिल सकती है। खास तौर से ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा ये एक नया कदम जो पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बदलाव वाला कदम हो सकता है। हम सबसे पहले बात करेंगे D10 क्या है। D10 हमारे दर्शक भी इस चीज को समझें और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि D10 क्या है, कैसे D10 के माध्यम से भारत उसमें अपनी भूमिका भी निभाएगा और अमेरिका का ये जो कदम है ब्रिटेन के साथ मिलकर, ये चीन को किस तरीके से चुनौती देने वाला है। आप इस पर हम आज चर्चा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। इस बुलेटिन में हम D10 को पूरा समझेंगे और उसके साथ ही यह भी हम समझेंगे कि D10 की स्थापना किस तरीके से होने वाली है, जिस पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही साथ उसके पक्ष क्या हैं कि पश्चिमी देश उसको लेकर के क्यों आ रहे हैं, और उससे एशिया की जो पॉलिटिक्स है और इंडिया किस तरीके से उससे उस पर इंडिया का क्या इम्पैक्ट होगा, यह भी हमें समझना है। तो जो सबसे पहला सवाल है कि D10 क्या है, तो एकदम आसान भाषा में D10 का मतलब ये है कि D10 एक ग्रुप बन रहा है। इस ग्रुप में 3 देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये 3 देश और इसके साथ साथ G7 के जो कंट्रीज हैं उनको जोड़ करके एक नई अवधारणा रचने की कोशिश की जा रही है। G7 पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी तक D10 अस्तित्व में नहीं था, G7 अस्तित्व में था जिसमें भारत नहीं है। लेकिन ब्रिटेन ने खास तौर से भारत को एक बार फिर से आमंत्रित किया है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री खुद भारत आने वाले हैं अभी गणतंत्र दिवस में। तो एक तरीके से जो एक संबंध भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका, ब्रिटेन और एक पूरी तरीके से एक वो बन रहा है, टीम बन रही है और गुट बन रहा है एक तरीके से कह लें। तो अब इस G7 के साथ साथ अब जब यही D10 में परिवर्तित होने वाला है, इसमें अहम भूमिका भारत की हो सकती है। खासतौर से जब जो 3 देश शामिल होंगे उसमें एशिया का सबसे ज्यादा उभरता एक देश, कहीं ना कहीं चीन को जो टक्कर देने वाला है वो भारत है। तो सबसे बड़ा केंद्र का विषय यही है। तो आप जो बात कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं ये समझा रहा था कि ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ग्रुप बनाए क्यों जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा के लोग या समान जिनके निहितार्थ हैं, जो कुछ एक साथ एक लक्ष्य लेकर के चलना चाहते हैं, वो मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं जिस पर वो काम करना चाहते हैं। जिससे अगर आप देखेंगे तो नेटो, सार्क, इन सब ये जो ग्रुप हैं वो एक समान लोगों के लिए हैं, एक समान देश के लिए हैं जो अपने किसी विशेष लक्ष्य के लिए बनाते हैं। हाँ। लेकिन D10 में खास बात यह है, इससे पहले जैसे नेटो है आपका, सार्क है, तो सार्क क्या है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है। D10 क्या है
कि अभी वर्तमान में एक ऐसे ग्रुप का जो है संभावना तलाश कर रहा है यूएसए, ब्रिटेन और ये सारे देश जो डेमोक्रेसी के लेवल पर हो, यानी कि वो D10 का मतलब कि 10 डेमोक्रेटिक नेशन, यानी कि 10 लोकतांत्रिक देशों का वो एक समूह बनाना चाहते हैं। और ये अगेंस्ट द चाइना नहीं है, ये अगेंस्ट द कम्युनिज्म है और अगेंस्ट द कैपिटलिज्म है। हालांकि वर्तमान में अगेंस्ट द कम्युनिज्म की बात अगर करें तो कहीं ना केंद्र में चाइना ही आ जाता है, क्योंकि अगर आप 90s देखिए, जब 1990 में यूएसएसआर टूटता है, वहां जब कोल्ड वार समाप्त होता है, उस वक्त की स्थिति क्या थी कि जो कम्युनिस्ट का नेता हुआ करता था वो यूएसएसआर हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जब वो टूट गया और रसिया एक सिंगल प्लेयर बचा और चाइना अपने एक जो है बूस्टअप के दौर में था, ठीक है ना। लेकिन 2005 के बाद में जब चाइना ने अपनी पॉलिसी बदली और एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी में आया, जिसे ऑल वॉरियर डिप्लोमेसी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद से उसके अगेंस्ट जो ये पश्चिमी देश हैं, ये इनका एक ग्रुप बनने जा रहा है। तो कुल मिला के पश्चिमी जो देश हैं ये अपना एक ग्रुप बना रहे हैं और केंद्र में चीन को रखा गया है। चीन को केंद्र में रखने की वजह साफ है, क्योंकि भारत का भी सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन है और चीन कहीं ना कहीं अमेरिका को एक चुनौती दे रहा है। चूंकि अमेरिका विश्व में अपना एक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और हमेशा से ये बरकरार रहा है। 90 की से लेके 2000 तक की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग शांति थी, जैसा कि अभी आपने बताया। 90 के दशक में 1990 के आसपास वो एसएसआर का विघटन हो गया, पूरी तरीके से रूस विघटन हो गया और रूस कहीं ना कहीं कमजोर हो गया अमेरिका के सामने। लेकिन 2000 में जिस तरीके से अमेरिका में 9/11 हमला हुआ, आप सबको पता होगा कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने हो गई। एक चीज मैं जोड़ूं कि उससे पहले जो ये पश्चिमी देश, जब भारत परेशान था आतंकवाद से, तो ये इन पश्चिमी देशों को आतंकवाद क्या है उसकी परिभाषा समझ में नहीं आती थी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उल्टा फंडिंग भी करते थे। बिन लादेन जैसे आतंकवादी का कहीं ना कहीं बढ़ाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, क्योंकि अल कायदा जो है वो एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक सीक्रेट फाइल हुआ करती थी, उसी के नाम से अल कायदा का गठन हुआ था, ठीक है ना जी। तो कहीं ना कहीं ये जो पश्चिमी देश हैं, जब 11/11 का हमला हो जाता है, लादेन हमला कर देता है, तो उनको समझ में आता है कि टेररिज्म नाम का समथिंग कोई चीज है। आज की स्थिति तो ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप खुद बोलते हैं कि जो है इस्लामिक टेररिज्म, और ये आप उस अमेरिका की कल्पना कीजिए जब वो टेररिज्म को मानते ही नहीं थे, लेकिन जब लादेन ने हमला किया और उसके बाद में जो एग्रेसिव रूप आता है अमेरिका का पूरी दुनिया के सामने, वो अपना फैलाव करते हैं। अफगानिस्तान की जो उनकी पॉलिसी रही है या मिडिल ईस्ट की जो उनकी पॉलिसी रही है, एक एग्रेसिव पॉलिसी जो उनकी आती है, और यूएसएसआर टूट जाने की वजह से पूरी दुनिया में एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ पावर को लेकर के, तो अमेरिका ने उस वैक्यूम को भरा। लेकिन जब चाइना एक पावर बन के उभर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे चुनौती मिल रही है, और उस चुनौती के प्रतिक्रिया स्वरूप ये जो पश्चिमी देश हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देने में लगे हुए हैं। तो कुल मिला के D10 को पहले आपको समझना होगा कि D10 है क्या। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको एक साथ लाने की एक प्रक्रिया है जो अमेरिका के द्वारा या ब्रिटेन दोनों मिल के साथ में कर रहे हैं, और उसके पीछे जो केंद्र में चीजें हैं है क्या कि जो चाइना है वो एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है कहीं ना कहीं, और कम्युनिस्टों की जो कम्युनिस्ट कंट्री होती हैं वो डेमोक्रेसी को मानती ही नहीं है और डेमोक्रेसी को नकारती हैं। कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए इस चीज को केंद्र में लाकर जो अमेरिका है, इन लोगों ने ये पॉलिसी जो बना रहे हैं कि डेमोक्रेसी को एक मुद्दा बना दें, ताकि वो सारे पावरफुल कंट्रीज जो डेमोक्रेसी जहां पे है और जो खासतौर से कैपिटलिज्म की बात करते हैं, पूंजीवाद की बात करते हैं, वो कंट्री अमेरिका के साथ खड़े हो जाएं। और जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो कहीं ना कहीं वो ऐसे देशों को चुनौती दे सकते हैं जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। खासतौर से अगर चाइना की बात करें तो चाइना में कतई डेमोक्रेसी नहीं है और वो डेमोक्रेसी को मानता भी नहीं है, और एक तरीके से वो चुनौती भी दे रहा है अमेरिका को। तो यह चीज है कि D10 का सबसे बड़ा जो उद्देश्य यही है। अब इसमें भारत की क्या भूमिका है, क्योंकि अगर अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर D10 एक समूह बनाते हैं जिसमें सारे डेमोक्रेटिक राष्ट्र होते हैं, तो भारत की भूमिका हम हो सकती है। इसलिए यह चर्चा का विषय है कि भारत की भूमिका क्या है। और सबसे बड़ी बात, एशिया की राजनीति। एशिया
एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और अमेरिका कहीं ना कहीं एशिया पे अगर अपना जमाना है उसको माहौल, तो उसको एक ऐसे देश की जरूरत है जो अमेरिका का भी मदद कर सके और खास तौर से चीन को बड़ी चुनौती दे सके। इसलिए हम बात करेंगे आपसे कि भारत की भूमिका क्या हो सकती है इसमें, एशिया की राजनीति में। अंकित, मैं भारत की भूमिका की बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं ये जो पूरा घटनाक्रम है जी, इसके दूसरे पक्ष की बात करना चाहता हूं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी है या जो है इसके इर्द गिर्द जो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है पूरी दुनिया में, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें व्यवस्थाओं को चलाने के लिए होती है। बिल्कुल ठीक है, देश व्यवस्था को चलाने के लिए होती है, लेकिन जो असल लड़ाई वर्तमान में है वो वित्त को लेकर के है, फाइनेंस को लेकर के है। क्योंकि एक टाइम तक वर्चस्व का मतलब ये हुआ करता था कि किसकी मिलिट्री पावर ज्यादा है, ठीक है, और किसमें इतनी हिम्मत है कि जाकर के किसी दूसरे देश का पर कब्जा कर लेगा। लेकिन वर्तमान में जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं इन संसाधनों से निकल करके वित्त में आ गया है जी, ठीक है ना। तो अभी ये जो D10 है इसके केंद्र बिंदु में 5G नेटवर्किंग है, ठीक है। आपने उसको नोटिस किया होगा कि बहुत बड़ा मुद्दा है 5G नेटवर्किंग, क्योंकि ये और अर्थ का बहुत बड़ा D10 के निर्माण में कहीं ना कहीं वही केंद्र बिंदु में अभी वर्तमान में बना हुआ है। हालांकि उसके पीछे हिडन एजेंडा कुछ और है, हाँ, लेकिन ये जो वर्तमान में एग्जाम्पल सेट हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। तो बात ये है कि पश्चिमी देश अपने पक्ष में बात ये कर रहे हैं कि अगर हुवई, जिसे बैन किया अमेरिका ने, एक 5G नेटवर्किंग कंपनी है जो पूरी दुनिया को कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म जो है प्रदान करने के लिए आगे आ रही है, ठीक है, तो वो इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि ये आएंगे तो हमारी सूचनाओं को लीक कर सकती हैं, पायरेसी कर सकती हैं, और चाइना की जो पॉलिसी है कहीं ना कहीं उसे लगती भी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। और उससे होगा क्या कि वो मार्केट को भी पकड़ेंगे, ठीक है। अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन बिक रहे हैं, इंफॉर्मेशन बेचे जा रहे हैं। तो अगर इंफॉर्मेशन को गैदर करने वाली कोई एक कंपनी है जिस पर आप विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, तो ये बड़ी समस्या पश्चिमी देशों की बनी है, ठीक है। इसीलिए उसका विरोध कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जो 5G नेटवर्किंग है वो ऐसे नेशन एक ग्रुप बनाए और उसके बाद में उसको मैनेज करें। सही बात है, क्योंकि 5G नेटवर्क अगर जब आता है तो वो अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा आधार हो सकता है, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र हो सकता है। अगर चीन की उस पर प्रभुत्व बनाता है 5G नेटवर्किंग पे, तो कहीं ना कहीं केंद्र जो होगा वित्त का केंद्र बन जाएगा चीन। इससे चुनौती अमेरिका को तो मिलेगी ही मिलेगी, भारत को भी चुनौती मिलेगी। आप सबको पता होगा कि भारत कितना भी विरोध कर ले चाइनीज वस्तुओं का, लेकिन आज भी भारत में चाइनीज वस्तुओं का मार्केट में प्रभुत्व जमा हुआ है। तो भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि भारत मेक इन इंडिया की बात करते हैं और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन उस कदम पे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी चुनौती चीन इसीलिए बन रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं चीन का आज अगर आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें मेक इन इंडिया तो लिखा होता है, लेकिन सारे के सारे पार्ट अब भी चीन के ही मिलते हैं। तो ये चीन अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती तो है ही है, भारत के लिए भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में भारत अगर इस D10 में शामिल होता है, शामिल होगा, क्योंकि आवश्यकता अमेरिका की भी है और भारत की भी है, तो ये ब्रिटेन की भी आवश्यकता है। ब्रिटेन पे बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री खुद भारत आने वाले हैं गणतंत्र दिवस पे, और उससे भी बड़ी बात है ये है कि G7 में नरेंद्र मोदी को उन्होंने आमंत्रित किया है, G7 के उसमें बैठक में, जबकि भारत सदस्य नहीं है। पैंडेमिक की वजह से बैठक हो नहीं पाई है। हाँ, अभी हो नहीं पाई, होने वाली है। तो उसमें जबकि भारत सदस्य नहीं है, फिर भी ये स्थिति है, न्योता दिया गया, न्योता दिया गया है। ये रिवायत पहले से भी है, लेकिन इसका मतलब कि भारत को कंसीडर कर रहे हैं, बड़ी डेमोक्रेसी के। बिल्कुल। अभी जब संसद भवन के निर्माण पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी बात में कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हाँ, और दुनिया इसको मान भी रही है, ठीक है, तो उसका जिक्र उन्होंने किया। अंकित, मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं, हाँ, वो कहीं जो है जिस पर हम बात कर रहे हैं क्या उसको समझ पा रहे हैं। हाँ, इसमें 3 शब्द खूब घूम घूम के आ रहे हैं जिसका मतलब मुझे लगता है कि बता देना चाहिए थोड़ा आसान भाषा में। एक तो लोकतंत्र है, हाँ, दूसरा साम्यवाद है, और तीसरा जो है पूंजीवाद है। तो इसको अगर वो उनको थोड़ा सा आसान भाषा में हम बता दें तो लगता है कि वो हमारी बात को कनेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। तो लोकतंत्र जो है वो सिंपली एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों के पास ये राइट्स हो कि वो सरकार और व्यवस्था को स्थापित करे, सबके पास समान, यानी कि एक समय पर वो उनको हटा सके, तो अगर उनको लगे कि ये नहीं चल रहा है सही, ठीक है, आसान भाषा में। साम्यवाद ये कहता है कि एक ऐसी व्यवस्था हो जहां पर
एक शक्ति हो जो सबको हैंडल करे और उसको हटाने का कोई प्रावधान ऐसा सच नहीं, जैसे कि आप चाइना में देख रहे हैं, ठीक है ना। अब जो लोकतांत्रिक देश हैं वो कम्युनिस्ट का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि व्यक्तियों के अधिकार महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये भी है ना कि अगर चीन का एक, जैसे अभी जो शी जिनपिंग है वहां का राष्ट्रपति है, ठीक है, वहां से अमेरिका की डिप्लोमेसी नहीं काम कर पा रही है। अगर वो लोकतांत्रिक देश होता तो उसका राष्ट्रपति बदलता, कभी तो कभी उसकी नीतियां बदलती, पॉलिसीज बदलती, जैसा कि होता है। इससे घाटा होता है विदेश नीति में। इसमें एक चीज जो इंटरेस्टिंग बात है कैपिटलिज्म, ठीक है, तो कई बार होता है कि जो साम्यवादी अवधारणा है वो कैपिटलिज्म के खिलाफ थी, लेकिन चाइना उसका एक यूनिक उदाहरण ये है कि चाइना में कैपिटलिज्म है, साम्यवाद भी है, कैपिटलिज्म भी है। इससे चाइना भले ही इनकार कर दे लेकिन कैपिटलिज्म है वहां पे, ठीक है, और साम्यवाद उसका छलावा है। अगर चाइना कह रहा है कि डेमोक्रेसी के नाम पर बाकी देश छलावा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एकदम से उल्टी बात कह रहा है। वो साम्यवाद के नाम पे कैपिटलिज्म को चला रहा है। एक तो कम्युनिस्ट है ही, कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता में है ही, ऊपर से आप कैपिटलिज्म जो कि अपने जिसका विरोध कर रहे हैं उसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो कम्युनिज्म की अवधारणा नहीं है। तो इसीलिए जो डेमोक्रेटिक नेशन है वो इसका विरोध करे, और होना भी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी आधुनिक जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका सबसे खूबसूरत रूप है कि हर व्यक्ति के अपने अधिकार हैं, अपने वोटिंग राइट्स हैं, वो अपने नेता चुने और अगर उनको नहीं पसंद आ रहा तो उनको हटा ले। तो इसलिए ये जरूरी चीज है। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि भारत की क्या भूमिका इसमें होने वाली है और जो उससे जो एशिया की पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से बदल सकती है। तो भारत जो है वो जब 1990 के बाद में, या 1990 छोड़िए, जब आप दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद में 3 प्रकार के जो देश बन करके खड़े होते हैं। एक तो कैपिटलिस्ट नेशन जो अमेरिका के नेतृत्व में चल रहे थे, और दूसरे जो कम्युनिस्ट नेशन जो यूएसएसआर के नेतृत्व में चल रहे थे, और तीसरे जो किसी के नेतृत्व में नहीं चल रहे थे, जिनको नाम कंट्रीज कहा जाता था, ठीक है, जो गुटनिरपेक्ष थे। तो भारत ने आजादी के बाद में गुटनिरपेक्ष रहने का जो है उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि अभी अभी हम आजाद हुए हैं और अगर हम किसी गुट में चले जाएंगे तो हम दूसरा गुट वाला हमारा विरोधी हो जाएगा, तो इसलिए गुटनिरपेक्ष होना उनके लिए जरूरी था। अभी बाद में शिफ्ट क्या हुआ कि हमने बहुत सारी ट्रीटी की अलग अलग यूएसए से और अन्य देशों से, तो कहीं ना कहीं जो गुटनिरपेक्षता है वो शिफ्ट कर गई। अभी वर्तमान में जब D10 की आप बात कर रहे हैं, अगर इंडिया उस तरीके से जाता है D10 के साथ में, तो इंडिया को ये चीज समझना होगा कि उसके फायदे की कितनी बात उसमें हो रही है। इंडिया इस जो इंडिया के डिप्लोमेट्स होंगे उस पर विचार करेंगे कि उससे इंडिया को कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। और डेफिनेटली अभी जिस तरीके से माहौल बन रहा है, चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल अगेंस्ट इंडिया कर रहा है, आप बॉर्डर पे देख रहे हैं, और चाइना खुद भी कितना वायलेंट होकर के वो जो है डोकलाम पर और लद्दाख में जिस तरीके से अपना वो लगाया है, और लद्दाख में लगभग 9 बार वार्ता हो चुकी है। इन सभी वार्ताओं का कोई भी फल नहीं मिला, और बार बार वो जबरदस्ती हड़प नीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरे जो भी चीन के जो पड़ोसी मुल्क हैं, एक हद तक सारे के सारे बहुत परेशान हैं इससे। और यह एक जो सबसे बड़ी समस्या अभी जो सीपेक है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो सीपेक का जो प्रोजेक्ट है वो भारत अधिकृत पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से हो करके जा रहा है, जिसमें एक डैम भी बनाने की चाइना बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भारत के संप्रभुता के लिए खतरे की बात है। तो अगर ऐसे किसी ग्रुप में भारत शामिल होता है तो उसके लिए बेहतर होगा, लेकिन भारत इस चीज को जरूर समझे कि अपने जो उसके लक्ष्य हैं वो कहीं उसमें धूमिल ना हो जाए, क्योंकि पश्चिमी देश हैं, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक हैं, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें भारत के लिए क्या है। बिल्कुल, भारत के लिए क्या है, भारत अपने बारे में सोचने में आज सक्षम है। आज का भारत निर्णय लेने के लिए सक्षम है, और अब समय आ गया है कि तय करना होगा कि आप निगलेक्ट मतलब कि किसी भी के साथ नहीं होंगे या किसी एक धुरी में शामिल होंगे। जब किसी के साथ शामिल होंगे, चाहे वो दूसरे गुट के साथ हो या किसी गुट के साथ,
तो एक गति मिलती है विकास में। और जाहिर सी बात है अगर अमेरिका के साथ भारत शामिल होता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका वो सारी चीजें, ब्रिटेन के साथ वो सारी चीजें भारत को मिलेंगी। और आज भारत के पास अपार संभावनाएं हैं, सबसे ज्यादा युवा शक्ति भारत के पास है, सबसे ज्यादा जनसंख्या, जगह, मार्केट, सारी की सारी चीजें भारत में व्यवस्था है, जो कि अगर अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, कोई भी बड़ा देश हो, अगर इन्वेस्ट करता है तो भारत को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। और इससे भारत का जो स्तर है वैश्विक स्तर पे वो बड़ा होगा, खासतौर से एशिया में बहुत बड़ी चुनौती दे सकता है। अब हम बात करें जो बाइडेन की, जो बाइडेन की बात करेंगे उससे पहले एक बात ये कर लें कि चूंकि अगर चाइना के ऊपर पश्चिमी देश ऐसा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मार्केट को जो है बूस्ट करने के लिए उन्हें एक ऐसे देश की आवश्यकता है बिल्कुल जहां पर एक बड़ा मार्केट मिले। सही बात है। तो इंडिया बन सकता है, वो इंडिया को उस अपॉर्चुनिटी को लेना होगा। पेंडेमिक में आपने देखा कि इस बात की चर्चा खूब जोर हुई, तेजी से हुई, क्योंकि अगर आप फ्रांस, यूएसए, चीन से बहुत सारी कंपनियां इंडिया की तरफ पलायन करने लगी। अगर वो उनसे नाराज हो रहे हैं या उनकी पॉलिसीज से वो परेशान हो रहे हैं तो वो शिफ्ट करेंगे कहीं ना कहीं। तो इंडिया को वो अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए और उसके लिए इंडिया को माहौल भी बनाना चाहिए। ठीक है, बड़ा मौका है। और ये खास तौर से भारत में जो कि यहाँ पे लोगों को टेक्नोलॉजी से, लोगों को खासतौर से युवाओं को वो शिक्षा दी जाए। और खुद अगर बात करें आत्मनिर्भर भारत की, तो आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब यहाँ के लोगों में कौशल हो, वो गुणवत्ता हो। और खास तौर से जो युवा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, कहीं ना कहीं युवाओं में भी वो चीजें सरकार को व्यवस्था देनी पड़ेगी कि युवा इतने कैपेबल हो, इतने योग्य हों। इसीलिए नई शिक्षा व्यवस्था जो आई है भारत में, उसमें सबसे बड़ी खास बात यही है कि आप 6वीं से 10वीं में अगर पढ़ रहे हैं उस बीच में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। गर्मी के महीने में अगर आप सिर्फ साइकिल बनाना भी सीखना चाहते हैं तो आईटीआई अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप जाके किसी दुकान में इंटर्नशिप कर सकते हैं। आपके इंटरेस्ट की चीज होगी। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ने के बाद, कई बार होता है कि आपके घर के, आपने देखा होगा आसपास कई युवा सरकारी नौकरी तो पा जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब नहीं पाते हैं तो किसी काम के नहीं रह जाते हैं। तो एक टैलेंट की जरूरत है। जब विदेश से निवेश बढ़ेगा भारत में, एक वक्त ऐसा आएगा कि नौकरियों की भरमार होगी और योग्य लोगों की कमी पड़ जाएगी। ऐसी भी स्थिति आने वाली है। फिलहाल हम बात करें अगर कि भारत कहीं विश्व युद्ध की ओर तो नहीं जा रहा, तृतीय विश्व युद्ध की ओर, इस पे भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से चीन के खिलाफ अपना रुख रखते थे, उसी के साथ साथ जो बाइडेन ने साफ तौर पे कह दिया कि अमेरिका, उन्होंने कहा कि खास तौर से कि आज के दिन दुनिया को डेमोक्रेटिक कंट्रीज को एक साथ लाने की जरूरत है। डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं, जो बाइडेन का ये की बात है, उन्होंने साफ तौर पर कहा जितने भी विश्व के डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनको एक साथ आने की जरूरत है। और एक साथ आने की सबसे साफ वजह यही है क्योंकि जब वार्ता होती है दो देशों के बीच में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वार्ता होती है, डिप्लोमेसी होती है, तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिस्ट राष्ट्र जो है, जहां पे एक तानाशाही हो गई है, तो वहां पे एक ही व्यक्ति की सत्ता होती तो उनसे बात करना कठिन हो जाता है, क्योंकि वो अपने घमंड में होते हैं। उनको लगता है कि हमारे यहाँ क्या कर लेंगे, हम सरकार तो बदलना नहीं है, जिस हिसाब से चाहेंगे हम चलाएंगे, और दूर की सोचते हैं। ये चीज अंकित मैं और ऐड करना चाहता हूँ। बात ये कि जिस तरीके से चाइना ने अपनी पॉलिसी चेंज किया कि वो एग्रेसिव डिप्लोमेसी करेंगे। अगर आप घटनाक्रम को देखें तो हांगकांग में लगातार प्रोटेस्ट अगेंस्ट द चाइना, ताइवान से इंडिया ने फिर से रिलेशन स्थापित करना शुरू किया, तो ये भी कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ। और उसके बाद में जो बाइडेन का बयान, और उसके बाद में ब्रिटेन का D10 जैसे एक संघ बनाने की जो भूमिका में शुरुआत करना, तो कहीं ना कहीं चाइना जितना जो उसका अपना डिप्लोमेसी है, ऑल फॉर डिप्लोमेसी वो कह रहा है उसको, ठीक है, तो वो अगर एग्रेसिव हो रहा है तो पूरी दुनिया में उसके खिलाफ भी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। बिल्कुल, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं एक अंदेशा ये भी है, जैसा कि हमने शुरुआत में अपने थंबनेल में लिखा कि विश्व युद्ध की एक संभावनाएं भी हो सकती हैं, थर्ड वर्ल्ड वार की। हालांकि ऐसा होना नहीं, कोल्ड वार शुरू हो सकता है, कोल्ड वार, क्योंकि अब ये दुनिया बदल चुका है। एक कोल्ड वार जैसी ये स्थिति आ सकती है, क्योंकि आपने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1990 तक, जब तक यूएसएसआर टूट नहीं गया, बर्लिन की दीवार गिर नहीं गई, तब तक दो धुरी में पूरे विश्व बटे रहे और वो कोल्ड वार ही चलता रहा। लड़ाई, इकोनॉमिक लड़ाई लड़ते रहे, या हेजेमोनी को लेकर के कि ये देश हमारे फेवर में आ जाए, वो उनके फेवर में आ जाए। तो जब आप इस तरीके की व्यवस्था बनाएंगे तो कोल्ड वार जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसे आप विश्व युद्ध ही कह सकते हैं।
हाँ वो एक स्थिति आ सकती है, विश्व युद्ध की स्थिति हो सकती है। जो भी हो, कुल मिला के बात यह है कि अगर अमेरिका चीन जिस तरीके से अपना वो हस्तक्षेप कर रहा है पड़ोसी मुल्कों की जमीनों के साथ और किसी के साथ भी जो एक साम्राज्य उसका फैलाने का नीति है, उससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि एशिया में एक ऐसे विकल्प की जरूरत है और पूरे विश्व को जरूरत है। एशिया की अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो एशिया में विकल्प की जरूरत है। और आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, बगल में नेपाल भूटान की स्थिति देख लीजिए, हर जगह चीन अपना हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है। बहुत अच्छी बात आपने की कि चाइना कोशिश कर रहा है कि इंडिया को वो जो घेरने की नीति उसकी है, ठीक है, वो नेपाल को फेवर कर रहा है, बांग्लादेश को फेवर कर रहा है, श्रीलंका के कुछ पोर्ट्स और हवाई अड्डे पर वो अपना जो है वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया ने भी उसके अपोज में काम करना शुरू किया है। हालांकि नेपाल को ज्यादा उसके तरफ जाता हुआ नेपाल अभी कुछ दिन पहले दिखा इस तरीके से एक विवाद नेपाल और भारत में हुआ। लेकिन मुझे ये लगता है बेसिकली कि ज्योग्राफिकली हम नेपाल से इस तरीके से कनेक्ट हैं और अगर प्रधानमंत्री मोदी के लहजे में कहें तो रोटी बेटी का संबंध हमारा उनके साथ है। तो इतना आसान नहीं है। और अगर भारत के डिप्लोमेट कोशिश करें, बांग्लादेश की बात करें तो शेख हसीना ने तो वहां पे साफ तौर पे निमंत्रण दिया है, प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में जा रहे हैं, उससे काफी अच्छे और उससे तो इतने अच्छे संबंध हैं कि आज बांग्लादेश ने साफ तौर पे शेख हसीना ने ट्वीट करके किया कि भारत का एहसान है बांग्लादेश पे, क्योंकि 71 में जिस तरीके से बांग्लादेश जब अलग हो रहा था तो भारत ने पूरा उसके जन्म में भारत की ही भूमिका है भारत तो कहीं ना कहीं भारत के डिप्लोमेट अगर उस तरीके से लगे होंगे तो चाइना की वो सारी षड्यंत्रकारी नीतियां काम नहीं कर पाएंगी। तो हमें लगता है कि अब सारे विषय अब तक में आ गए हैं, बैकग्राउंड में जो भी चीजें हैं। ओवरऑल मैं लास्ट में आप सबसे, अगर आप छात्र हैं और आप पढ़ने वाले हैं और नहीं भी पढ़ने वाले हैं, अगर आप विश्व के तमाम विषयों पे चर्चा करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और किस बिंदु पर चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप आने वाले अगला हमारा जो प्रोग्राम होगा उस पे किस विषय पे आप जानना चाहते हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। रिसर्च बेस्ड चर्चा होगी। हमने अभी तक जो भी रखा फैक्ट रखा, और फैक्ट के साथ साथ ये चीजें आपके जानकारी के लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैगजीन जो हमारा है सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए भी है। और इस प्लेटफॉर्म में हम किसी भी पॉलिटिकल स्पेशली किसी का पक्ष नहीं रखने वाले हैं, फैक्ट पे ही चर्चा होगी। तो जुड़े रहिए आप द न्यूज ओशियन के साथ। और अपडेटेड हमारा जो मैगजीन है वो आने वाला है जो आपको रिसेंटली पता चल जाएगा। और उस मैगजीन में आप देश दुनिया की खबर, आर्टिकल और अपने आसपास की खबरों को भी पढ़ेंगे। बिल्कुल। और द ओनली न्यूज यूपीएससी आपका चैनल है, अमरीश जी है, ये पढ़ाते हैं। अगर वहां पे आप जाइए तो वहां पे इनका लेक्चर आपको लेने को मिल सकता है। आसानी से आप चीजें पढ़ सकते हैं किसी भी विषय पे। और वर्ल्ड की जो बात करें, विश्व के तमाम मुद्दों पे, वो भी वहां पे आपको मिलेगा। बहुत जरूरी है जागरूकता, क्योंकि अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें लगता है और एक आम स्टूडेंट को भी जागरूक रहना बहुत जरूरी है। खासतौर से साक्षात्कार जब होता है तो वहां पे तो इन विषयों पे बहुत तेजी से बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल गंभीर चर्चा इस पर होती है, तो ये बहुत बेहतर हो सकता है उनके लिए। ठीक है, तो ओवरऑल आप अगर समझ गए होंगे कि D10 क्या है और D10 के लिए चुनौती क्या, भारत की भूमिका इसमें क्या है। बहुत बड़ी भूमिका है भारत की, और आज पूरे विश्व की निगाहें भारत की ओर है। भारत एक बड़े विकल्प के रूप में पूरे विश्व में उभर रहा है, चाहे वो अमेरिका के लिए हो, चाहे वो ब्रिटेन के लिए हो, और चाहे प्रतिद्वंदी के रूप में देखें तो चीन के लिए हो, एशिया की पॉलिटिक्स के लिए हो, और व्यवसाय, रोजगार और अर्थ केंद्र की बात करें, हर तरह हर रूप में भारत एक बड़े स्तर पे उभर रहा है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से विदेश यात्रा कर रहे हैं और अलग अलग जगह जाके संपर्क कर रहे हैं, उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। और हम समाप्त करते हैं यहाँ पे अपने शो को। जुड़े रहे आप ओनली द न्यूज ओशियन के साथ, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशियन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।